अच्छा स्टार्ट करें अभी। क्या पढ़ा था हमने? ऑनलाइन वाले बताएं क्या पढ़ा था हमने, कहाँ तक पढ़ा था भाई? हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को पढ़ा था, बिल्कुल। लोकल कंडीशन का कॉन्सेप्ट याद है, कैटालिसिस यानी मोड ऑफ एक्शन भी पढ़ा था, ठीक है ना। कितने टाइप के मॉडल्स हैं एंजाइम की एक्टिविटी करने के लिए? कितने टाइप के मॉडल्स हैं? 2। एंजाइम और रेगुलेटरी, कौन सा मॉडल कह रहा है भाई बताएं? रेगुलेटरी साइड किसको कहते हैं? आप मुझसे बात करते जाएंगे, हाँ बिल्कुल, कमेंट की लाइन लगी पड़े। रेगुलेटरी साइड किसको कहते हैं? एक्टिव साइड को या एलोस्टेरिक को? रेगुलेटरी साइड किसको कहते हैं? एलोस्टेरिक को। क्यों भाई, क्यों रेगुलेटरी साइड कहते हैं? आज इसकी डिटेल पढ़ेंगे हम। ये हमने कल डिस्कस किया था टेम्परेचर को। टेम्परेचर जो था, Q10 लॉ क्या था बताएं? Q10 लॉ क्या था? Q10 लॉ 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करें तो डबल गुना एनर्जी एक्टिविटी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, है ना। हाँ, 10 सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल बढ़ जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, Q10 लॉ जो है सेंटीग्रेड राइज करने के लिए ये ऑप्टिमम से ऊपर काम करेगा? कहां से कहां तक काम करेगा? मिनिमम से ऑप्टिमम तक। ओके, और क्या था यहां पर? ये चीजें डिस्कस की थी हमने सारी। आगे चलें, कौन बताएगा भाई मुझे? रट्टे वाली चीजें कौन बताएगा? मैं पूछ रहा हूं। पेप्सिन की पीएच कितनी है? 2। उसके बाद सुक्रेज की बताएं, कौन बताएगा सुक्रेज की? 4.5, वेरी गुड। इंटेरोकाइनेज की 5.5, सिल्वरी अमाइलेज की 6.8। केटलेज की पीएच क्या है? कौन बताएगा केटलेज की पीएच? 7.6, 7.6। केमोट्रिप्सिन की पीएच 7 से लेकर 8 तक। ट्रिप्सिन की पीएच 8 तक, 8 ट्रिप्सिन की, ठीक है ना। पेंक्रियाटिक लिपेज की कौन बताएगा? पेंक्रियाटिक लिपेज की, वेरी गुड। अच्छा ये हो गई 9। अर्जिनेज एंजाइम की पीएच सबसे ज्यादा है, 9.7, वेरी गुड। बहुत अच्छा रटा लगा हुआ है आपका, वेरी गुड। ब्लड का एंजाइम कोई एक नाम बताएं, ब्लड के एंजाइम का नेम बताएं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अच्छा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है वो की एंड लॉक को नहीं फॉलो करता, क्यों? लेस स्पेसिफिक है, बिल्कुल। ओके, लाइसोसोम की पीएच कितनी है? लाइसोसोम के एंजाइम्स की? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं, बस रट्टे लगे हुए हैं भाई, बिल्कुल आपके, बहुत अच्छे। मुझे ये तो ग्राफ देख के बताएं, ये ग्राफ देख के बताएं कि ये पीएच किस एंजाइम की है और ये पीएच किस एंजाइम की है। ये ग्राफ 2 पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है यानी पेप्सिन, वेरी गुड। और 8 पर मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है यानी ट्रिप्सिन। वाह वाह, बिल्कुल ओके। ये तो मुझे बताएं, ये ग्राफ किसकी है भाई? ये वाली जो मैंने अभी बनाई, ये सी, सिल्वरी अमाइलेज की। सिल्वरी अमाइलेज स्लाइटली एसिडिक में काम करता है। चलो ये सारी चीजें पीएमसी वाले ने पूछी हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे रट्टे लगवा रहा हूं आपसे, ठीक है ना। आ जाएं भाई, आज ये पढ़ना है हमें
आज ये चीज़ पढ़नी है, यहाँ तक पढ़ा था मेरे ख्याल में। आज हमें पढ़ना है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का इफेक्ट एंजाइम पर। मुझे बताएं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अफेक्ट करेगी एंजाइम पर या नहीं? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या अफेक्ट करेगी एंजाइम पर या नहीं करेगी भाई? अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, इफेक्ट करेगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एंजाइम पर इफेक्ट करेगी या नहीं? प्रोडक्ट जब बढ़ जाएगा तो इनहिबिशन कर सकता है भाई, आज पढ़ेंगे हम। अच्छा, एंजाइम चलो ये मैं पढ़ाऊंगा कि प्रोडक्ट कहाँ पे अफेक्ट करेगा एंजाइम पर, कहाँ पे नहीं करेगा। चलें स्टार्ट करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के इफेक्ट को ऑन द एंजाइम। ये वाई एक्सिस दी गई है भाई, और ये कौन बताएगा एक्स एक्सिस किसको शो कर रही है और वाई एक्सिस किसको? वाई एक्सिस जो शो कर रही है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, जहां पे मैक्सिमम में मैक्सिमम रिएक्शन हो उससे हम कहेंगे वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी। और ये यूनिट है, एस आई यूनिट है एंजाइम का, वी मैक्स। एंजाइम की एक्टिविटी का एस आई यूनिट है वी मैक्स, वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है ना। अच्छा सुने, वाई एक्सिस वेलोसिटी को शो कर रही है, एक्स एक्सिस किसको शो कर रही है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को। फिजिकल में ये मैंने चीज पढ़ाई है, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाई। आज सारे बच्चे कंबाइन हैं, तो जो फिजिकल वाले हैं आपकी ये रिपीट हो रही है चीज, ठीक है ना। हाँ, ये आपकी रिपीट हो रही है, सुन लें। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भाई सुने, सबस्ट्रेट लें आप 0, एक भी सबस्ट्रेट आपके पास नहीं, और आप एंजाइम लें मैक्सिमम। आप एंजाइम लें, यहां पे एंजाइम लिए मैंने, कितने एंजाइम? मैक्सिमम एंजाइम लिए मैंने। सबस्ट्रेट कितना है? 0। बताएं रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा यहां पे? रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा बच्चों बताएं? 0। अच्छा, अभी ऐड करें क्या? ऐड करें सबस्ट्रेट को। जैसे आपने ये एक्स एक्सिस मतलब क्या ऐड किया? सबस्ट्रेट। ये ऐड किया आपने सबस्ट्रेट। जैसे सबस्ट्रेट ने आपने ऐड किया तो क्या पढ़े थे मीडियम के अंदर? एंजाइम। कितने एंजाइम है? मैक्सिमम है, बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड हैं, हाई अमाउंट में। सबस्ट्रेट नहीं होगा तो क्या करेंगे भाई? जैसे आपने सबस्ट्रेट ऐड किया, झटका लगा के एंजाइम ने काम स्टार्ट किया, तो ये क्या इंक्रीज हुई? क्या स्टार्ट हुआ? रिएक्शन स्टार्ट हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी स्टार्ट हुई। तो आपने क्या किया? आपने फिर सबस्ट्रेट को ऐड किया। जैसे फिर ऐड किया तो रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ा। फिर आपने रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट ऐड किए। मुझे कौन बताएगा? कमेंट में जल्दी बताएं, ये रिएक्शन कब तक बढ़ता जाएगा? आप कहेंगे सर आप सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा तब तक जब तक जो आपका सबस्ट्रेट है एक्सेस में ना चला जाए। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एंजाइम के ऑल जो एक्टिव साइट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हो जाएं सबस्ट्रेट से। और अभी आप क्या कर रहे हैं? ज्यादा सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं, तो वो पुराना सबस्ट्रेट एंजाइम यूज ही नहीं कर पा रहे, आप डबल दे रहे हैं, उसके डबल दे रहे हैं। तो एक ऐसी लिमिट आ जाएगी कि वो जो एंजाइम्स हैं वो अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सबस्ट्रेट और एंजाइम की कंसंट्रेशन बराबर हो गई है, उसके बाद सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है और एंजाइम कम होते जा रहे हैं। सबस्ट्रेट जैसे बढ़ता जाएगा तो ऑल जो आपके मीडियम के अंदर एंजाइम्स हैं उनके माउथ भरे होंगे सबस्ट्रेट से, और सबस्ट्रेट बाकी भी बचा हुआ होगा। तो क्या अब इससे रिएक्शन और बढ़ सकता है? अब जितना भी मर्जी आप सबस्ट्रेट ऐड कर लें,
जितना भी सबस्ट्रेट ऐड कर लें, अब जितना भी ऐड कर लें ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। एक और मेरा सवाल देखें, फर्स्ट स्टेप में आपने सबस्ट्रेट ऐड किया, रेट ऑफ रिएक्शन यहां तक बढ़ा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टाइम। अभी पहले क्या था, सबस्ट्रेट इतना था 0 और एंजाइम इतने थे, हाई थे, सबस्ट्रेट 0 था, आपने सबस्ट्रेट ऐड किया तो रिएक्शन चला, सुन देखते जाएं हाथ के डिफरेंस को, और आपने फिर सबस्ट्रेट ऐड किया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, फिर सबस्ट्रेट ऐड किया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। अभी डिफरेंस कितना बचा है, थोड़ा डिफरेंस बचा है। कौन मुझे बच्चा बताएगा, जो आपने पहला सबस्ट्रेट ऐड किया उस पर वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी, या जो सेचुरेशन होने से थोड़ा पहले सबस्ट्रेट ऐड किया उस पर वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी? जल्दी बताएं। फर्स्ट पर क्यों भाई, फर्स्ट पर क्यों? आप कहेंगे सर सारे एंजाइम की एक्टिव साइट खाली थी, जैसे आपने सबस्ट्रेट ऐड किया सारे एंजाइम्स ने यूज किया, जबकि यहां पर जब तक यहां तक रिएक्शन हो चुका था, अब आपने सबस्ट्रेट ऐड किया तो थोड़ा रिएक्शन बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा। फेडरल वाले बुक में एक लाइन लिखी हुई है, फेडरल वाले बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि जैसे आप सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएंगे, शुरुआत में वेलोसिटी फास्ट होगी, फास्टली इंक्रीज होगी, और ये जो राइजिंग वेलोसिटी है या राइज इन वेलोसिटी है, राइजिंग वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये वेलोसिटी नीचे आएगी, नहीं भाई नहीं, इसका मतलब है जिस स्पीड से ऊपर जा रही है वो स्पीड कम होती जाएगी। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर थोड़ी बढ़ी, फिर उससे थोड़ी बढ़ी, फिर उससे थोड़ी बढ़ी, उससे थोड़ी, उससे थोड़ी, उससे थोड़ी, आहिस्ता 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 यहाँ तक ऐसी पॉइंट आई कि सेचुरेशन हो गई। तो राइजिंग वेलोसिटी 1 पॉइंट पे ज्यादा है या 2 पॉइंट पे ज्यादा है या 3 पॉइंट पे ज्यादा है? राइजिंग वेलोसिटी 1 पर। अब समझ गए आप इस पॉइंट को? अभी भाई, अभी जब ऑल एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हो गई, अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, देखें मैक्सिमम वेलोसिटी जिसको Vmax कह रहे हैं, इस पॉइंट को क्या कहेंगे जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए? और ये कब होगी? ये आपने समझ लिया, जब ऑल एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हो जाएं। और इस पॉइंट को आप कहेंगे सेचुरेशन, सेचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। अभी मुझे कौन बताएगा, बच्चा कोई बताए कि आप अगर सेचुरेशन से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या ऐड करेंगे, बताएं। ये सेचुरेशन जा रही है, यहां से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है, क्या ऐड करेंगे? नंबर ए, ऑप्शन ए, एंजाइम ऐड करेंगे, या सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, या 3 इक्वल अमाउंट ऑफ एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ऐड करेंगे? बताएं। एंजाइम ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट तो पहले से ही ज्यादा है, एंजाइम ऐड करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ एक्टिव साइट बढ़ जाएंगी। पहले 100 एंजाइम थे, अब 110 हो गए। 100 एंजाइम यहाँ पे काम कर रहे थे तो ये 10 का एक्सेस हो गया काम में, तो सेचुरेशन पॉइंट बढ़ गई, चेंज हो गई, राइज इन वेलोसिटी आ गई, ठीक है ना? तो ये बात आपकी क्लियर। सेचुरेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के हवाले से जितना सबस्ट्रेट ज्यादा यूटिलाइज होगा उतना प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। आवाज क्लियर है ना सभी को? आवाज क्लियर आ रही है ना? अच्छा, यहां से आगे चलते हैं। अभी डिफरेंट एंगल से सवाल पूछूंगा इस पे, खोपड़ी को खोल लें अपनी को। ये भाई, ये ग्राफ क्या कह रहा है? ये अजीब बात कर रहा है, बहुत अजीब बात कर रहा है। एंजाइम की कंसंट्रेशन पहले बताएं अफेक्ट करेगी रेट ऑफ रिएक्शन को? कैसे नहीं करेगी, करते ही रिएक्शन ये है। थोड़े होंगे तो रेट रिएक्शन का थोड़ा होगा, एंजाइम ज्यादा देंगे तो रेट बढ़ जाएगा, सीधी बात है। अच्छा, अगर एंजाइम ऑप्टिमम हो, सबस्ट्रेट थोड़ा हो तो रिएक्शन थोड़ा होगा। अगर एंजाइम ज्यादा हो, सबस्ट्रेट भी ज्यादा हो तो रिएक्शन बहुत होगा।
जब एंजाइम ज्यादा हो और सबस्ट्रेट उससे भी ज्यादा हो तो सेचुरेशन आएगी, है ना। तो ये चीजें डिस्कस करते हैं अभी। ये तो मैंने हवाल प्रोग्राम कर दिए। ये भाई रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन मतलब वेलोसिटी आपकी y हो गई और ये आपकी x हो गई। x शो कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम को। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है मैक्सिमम। सबस्ट्रेट आपका, सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम सबस्ट्रेट। एंजाइम आपके पास कितने हैं, 0। एंजाइम 0 है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 0 होगी, 0 होगी। ओके 0 होगी बिल्कुल। एक हाँ बिल्कुल। अभी आपने क्या ऐड करना है रिएक्शन को चलाने के लिए, टेम्परेचर भी सही है, पीएच भी सही है, मीडियम सारा सही है, सबस्ट्रेट भी अवेलेबल है, सब चीज कांस्टेंट लगी पड़ी है। एंजाइम नहीं है तो क्या ऐड करेंगे, एंजाइम। जी सर ये आपने ऐड की है क्या, एंजाइम। एंजाइम जो ऐड की है आपने तो रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, रिएक्शन स्टार्ट हुआ और एंजाइम ऐड किया आपने और रिएक्शन बढ़ा। जितने आप एंजाइम ऐड कर रहे हैं मतलब उतनी एक्टिव साइट ऐड कर रहे हैं आप, तो सबस्ट्रेट तो ज्यादा है ना, सबस्ट्रेट तो अनलिमिटेड है, मैक्सिमम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सेचुरेशन नहीं आएगी, सेचुरेशन नहीं आएगी। अब मैं पूछ रहा हूं अगर सेचुरेशन आ रही है तो इसका मतलब क्या है, क्या हो गया, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच क्या हो गया कि सेचुरेशन आ गई। कोई कमेंट नहीं। अच्छा अच्छा आ रहे हैं, आ रहे हैं। स्क्रीन शेयर करिए, संभाले तो संभाला। अच्छा क्या कह रहे थे हम, कहाँ पे थे हम, कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच ऐसी कौन सी पॉइंट आएगी जब एंजाइम जो है वो शो करेगा क्या, सेचुरेशन, शो करेगा सेचुरेशन। ये कब आएगी पॉइंट, आप कहेंगे सर जब एंजाइम इतने डाल लेंगे आप कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मैचिंग होगी, तब तब सेचुरेशन आ जाएगी। या आप कहेंगे सर जब एंजाइम को ऐड करना छोड़ देंगे, एंजाइम को ऐड करना छोड़ देंगे मतलब नंबर जो है किसका भाई, नंबर जो है एक्टिव साइट का आप क्या कर देंगे, कांस्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कांस्टेंट। सही है ना, जितने बंदे होंगे उतना काम करेंगे ना, बंदे बढ़ाते जाएंगे काम में स्पीड बढ़ती जाएगी, बंदे फिक्स कर लें काम फिक्स होगा। तो ये सेचुरेशन तब आएगी या एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में सेचुरेट हो जाएं, बराबर हो जाएं, या किसी भी पॉइंट पे एंजाइम को ऐड करना रोक लें, भले सबस्ट्रेट ज्यादा हो, भले सबस्ट्रेट ज्यादा हो, एंजाइम कांस्टेंट हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। हमारी बॉडी में भाई एंजाइम ज्यादा होते हैं या सबस्ट्रेट ज्यादा होता है, एंजाइम कम होते हैं सबस्ट्रेट ज्यादा होता है, तो मुझे बताएं हमारी बॉडी में सेचुरेशन आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ पे तो मैंने सेचुरेशन का नाम ही नहीं लिया, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सेचुरेशन आएगी भाई, ठीक है ना। ये आपका एंजाइम कंसंट्रेशन का टॉपिक हो गया, इसको भी गौर से इधर उधर से समझ लें, पता नहीं ऐसे न ऐसे एंगल से सवाल आ जाएगा, मैं दूंगा आपको, आज ही मैं इस पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, देखेंगे आप, मैं भी देखूंगा आपके जवाब के आप कैसे सोचते हैं। देखें मैं जो सवाल पूछूंगा आपसे इस टेस्ट में, जो ये कमिंग टेस्ट होगी, इस लाइन को भी फोकस करना है आपने, इसको भी फोकस करना है, इसको एक एक स्टेप को, ये हाफ पे क्या है, मीडियम पे क्या है, फाइनल स्टेज पे क्या है, ये सारी चीज़ों को फोकस करके आपने जवाब देना है मेरे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो ये भाई आज का एक और अमेजिंग टॉपिक है जिसका नाम है फीडबैक इनहिबिशन। वैसे तो हमें पढ़ना है, सेट करे उन्हें मोटाई रखो, वैसे तो हमें पढ़ना है इनहिबिशन,
ठीक है ना, इनहिबिशन पढ़ना है। इनहिबिशन पढ़ने से पहले मैं ये आपको चीज समझाऊंगा, फिर इनहिबिशन मक्खन टाइप हो जाएगी। हाँ, इनहिबिशन हो जाएगी। आप फीडबैक इनहिबिशन समझें। फीडबैक का मतलब क्या है? रिजल्ट, आउटपुट, है ना, रिस्पांस। तो एंजाइम का फीडबैक क्या है? सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट? एंजाइम का फीडबैक क्या है भाई? आप कह रहे हैं प्रोडक्ट। इनपुट दिया सबस्ट्रेट, आउटपुट मिला प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? फीडबैक। जब ये एंजाइम का अपना प्रोडक्ट यानी अपना फीडबैक इनहिबिशन करे, इनहिबिशन का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन को रोक ले या डिक्रीज करे, तो ऐसे प्रोसेस को कहेंगे फीडबैक इनहिबिशन। मतलब अपना एंजाइम का बनाया हुआ प्रोडक्ट बढ़कर इनहिबिशन करे तो उस प्रोसेस को कहेंगे फीडबैक इनहिबिशन। यहाँ पे देख लें, ये एक अमाइनो एसिड है एस्पर्टेट और ये एक अमाइनो एसिड है थ्रेओनीन। सही है। ये एस्पर्टेट को कन्वर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ चेन रिएक्शन फाइनली इनटू थ्रेओनीन। तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो थ्रेओनीन है, एस्पर्टेट है, और जो फाइनल में फाइनल प्रोडक्ट है वो थ्रेओनीन है। अब इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स की नीड है, जैसे हमने पढ़ा था चेन ऑफ रिएक्शन होते हैं, यहाँ पे भी वही है। एस्पर्टेट है ये भाई आपका, ये एस्पर्टेट कन्वर्ट हो रहा है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट ए में। इसको कौन से एंजाइम ने कैटालाइज किया? ये एंजाइम 1 है। ये एंजाइम 1 है, इसने क्या किया? सब एस्पर्टेट को कन्वर्ट किया ए में, और एंजाइम 2 ने ए को यूज किया, कन्वर्ट किया बी में, और एंजाइम 3 है, इसने बी को कन्वर्ट किया सी में। एंजाइम 4 है, इसने सी को कन्वर्ट किया डी में, और एंजाइम जो 5 है उसने डी को कन्वर्ट किया फाइनली किस में? थ्रेओनीन को। मुझे अब बताएं, अगर इनमें से कोई भी एंजाइम बीच में काम ना करे तो थ्रेओनीन बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, एक और बात बताएं, एस्पर्टेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी एस्पर्टेट को कौन यूज करेगा? एंजाइम 1। एंजाइम 1 का रिएक्टेंट कौन हो गया? एस्पर्टेट और प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट है किसका? एंजाइम 1 का। और रिएक्टेंट किसका है बताएं कमेंट में? एंजाइम 2 का। और एंजाइम 2 का रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट भी है। बी प्रोडक्ट है एंजाइम 2 का, और फिर रिएक्टेंट बन रहा है एंजाइम 3 का। ऐसे फाइनली थ्रेओनीन बन रहा है। भाई हमारी बॉडी में थ्रेओनीन की बहुत सारी नीड है। सपोज करें तो थ्रेओनीन एस्पर्टेट से ये रिएक्शन चलता रहा, बार बार चलता रहा, 100 बार चलता रहा, क्या बन गया? थ्रेओनीन की कंसंट्रेशन क्या हो गई? मैक्सिमम। और एस्पर्टेट यूज हो गया तो एस्पर्टेट की कंसंट्रेशन क्या हो गई? लो। ये यहां तक बात क्लियर है। अब सेल ने देखा भाई थ्रेओनीन तो बढ़ गया है, थ्रेओनीन तो जो है एक्सेस में हो गया है। अब ये क्या एंजाइम काम करें? ये 100 बारी से ज्यादा काम करें, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बढ़ गया है, तो रोकना चाहिए इसको, इस काम को रोकना चाहिए। प्रोटीन फॉर्मेशन में थ्रेओनीन का काम है, बहुत सारे काम है थ्रेओनीन के बता रहा हूं। तो इस रिएक्शन को रोकना चाहिए। तो कैसे रोकेंगे? ये खुद थ्रेओनीन, देखें अब थ्रेओनीन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? ज्यादा, और एस्पर्टेट की थोड़ी। ये एंजाइम है एक, ये एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है, ये थ्रेओनीन है, ये एस्पर्टेट है, एस्पर्टेट, और ये जो है वो ये थ्रेओनीन है। कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है भाई? एस्पर्टेट की या थ्रेओनीन की? बताएं कमेंट में, एस्पर्टेट की या थ्रेओनीन की? किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? थ्रेओनीन की। अभी मुझे बताएं प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये एक्टिव साइड से एस्पर्टेट अटैच हो जाएगा या एलोस्टेरिक साइड से थ्रेओनीन अटैच हो जाएगा? ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? थ्रेओनीन की। तो जितने ज्यादा थ्रेओनीन होंगे उतने ज्यादा एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होंगे। जब एलोस्टेरिक साइड पे थ्रेओनीन अटैच होगा ना भाई, तो एंजाइम क्या है? फ्लेक्सिबल है। एंजाइम का अगली जो साइड है, फ्रंट वाली साइड है, वो ऐसे मुड़ जाएगी। तो जो एक्टिव साइड है बड़े वाली, वो ऐसे क्लोज होकर पार्शियली क्लोज हो जाएगी, तो एस्पर्टेट बाइंड नहीं कर सकेगा। अगर बाइंड करेगा तो पार्शियली बाइंड करेगा, कैटालाइज नहीं होगा। अगर बाइंड करेगा तो पार्शियली बाइंड होगा, सही बाइंड नहीं होगा, कंप्लीट लोकल कंडीशन नहीं बनेगी, स्लाइटली बॉन्डिंग होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा। मतलब एस्पर्टेट की यूजेज अब खत्म।
किसने की भाई? थ्रेओनीन ने। थ्रेओनीन क्या था? अपना ही प्रोडक्ट था, अपने ही एंजाइम को आकर इनहिबिट किया, तो ये आपका हो गया फीडबैक इनहिबिशन। देखें ये एस्पर्टेट है, कन्वर्ट हो रहा है थ्रेओनीन में, जब थ्रेओनीन बढ़ रहा है तो ये आ गया एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पर, ये से थ्रेओनीन अटैच हुआ तो एक्टिव साइट क्या हो गई? ये एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई, तो यहाँ पे एस्पर्टेट अटैच नहीं होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। जब 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 ये थ्रेओनीन ये हो गई, ये इनहिबिशन हो गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद थ्रेओनीन का यूज होगा। ये थ्रेओनीन यूज होता गया, थ्रेओनीन भाई आपका यूज हो गया। जैसे थ्रेओनीन यूज हो गया तो थ्रेओनीन को तो की तो नीड फिर से बढ़ गई ना। थ्रेओनीन यूज हो गया तो मतलब थ्रेओनीन की कंसंट्रेशन नीचे आ गई। थ्रेओनीन की कंसंट्रेशन जब नीचे आ गई तो नीड किसकी बढ़ गई? अब फिर से थ्रेओनीन की नीड बढ़ गई। तो जो एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पर थ्रेओनीन है उनको भी निकाल दिया जाएगा, एंजाइम फारिग हो जाएगा थ्रेओनीन से। जैसे एंजाइम फारिग हो जाएगा थ्रेओनीन से तो उसकी एक्टिव साइट फिर से खुल जाएगी कि नहीं? फ्लेक्सिबल है भाई, एक्टिव साइट खुल जाएगी तो फिर से कौन अटैच होगा? एस्पर्टेट अटैच होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर से वही चलता रहेगा। अभी अगर ये बात आपको समझ आ गई है थ्रेओनीन वाली, एस्पर्टेट वाली, फीडबैक इनहिबिशन वाली, तो अभी जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इससे ही रिलेटेड है वो आपको इजी लगेगा बहुत। इनहिबिटर्स, ये क्या किया गया है इनहिबिटर्स का, चलो बनाते हैं सीक्वेंस इनकी। देखें भाई इनहिबिटर्स क्या हैं? Inhibitors are those organic or inorganic substances which decrease or stop the activity of enzyme। तो इनहिबिटर के जनरली दो टाइप हैं। एक इनहिबिटर को कहते हैं इरिवर्सिबल और दूसरे को कहते हैं रिवर्सिबल, ठीक है ना? एक हो गए इरिवर्सिबल और दूसरे हो गए रिवर्सिबल। कौन बताएगा? इरिवर्सिबल मतलब जब चिपक गया तो टूटेगा नहीं। कौन से बॉन्ड से अटैच किया गया है इसको? कोवलेंट या नॉन कोवलेंट? कोवलेंट लूजली, एक बच्चा कह रहा है, शाबाश। कोवलेंट टाइटली अटैच है भाई, टाइटली अटैच है, कोवलेंटली अटैच है। और याद करें जो इरिवर्सिबल हैं वो अटैच होते हैं कहाँ पे? एक्टिव साइट पर। तो ये आपके एंजाइम की हो गई, ये एंजाइम की हो गई एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट पर कोई इनहिबिटर अटैच होगा टाइटली, ऐसे टाइटली अटैच होगा कि इस एक्टिव साइट को तोड़ देगा, एंजाइम को डीनेचर कर देगा। इतना टाइटली अटैच किया गया है इसको, ये अटैच हुआ है, इसमें कैपेसिटी है बॉन्डिंग करने के लिए एक्टिव साइट पर। तो इरिवर्सिबल वो जो टाइटली कोवलेंटली अटैच हो एक्टिव साइट पर, एक्टिव साइट एंजाइम को डीनेचर कर दें, तोड़ दें, तो ऐसे इनहिबिटर को इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहेंगे। भाई मुझे बताएं जब ये इनहिबिटर आएगा तो एंजाइम काम करेगा? कितना % काम करेगा? 0% काम करेगा, मतलब नहीं करेगा इसका मतलब। तो ये कौन से हो सकते हैं भाई? ये साइनाइड्स, जो सीड्स होते हैं स्पेशली एप्पल के, उनमें ये केमिकल होता है साइनाइड। अगर आप 100 से 200 दाने सीड के खाएं ना तो टिकट कट जाएगी जल्दी में, 5 मिनट में इंशाल्लाह। खैर ये नहीं खाने, सीड नहीं खाने। साइनाइड क्या करते हैं? साइनाइड एक पॉइजन्स एंड टॉक्सिन्स हैं जो सीधा हमारे बॉडी के अंदर जो वाइटल एंजाइम्स हैं उनके एक्टिव साइड में जाकर इनहिबिशन करते हैं और हमारे एंजाइम खत्म, मतलब हम खत्म, ठीक है ना? तो उसके अलावा आपके हैवी मेटल्स जैसे मरकरी है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सारे वर्क करते हैं एज ए रिवर्सिबल इनहिबिटर, ठीक है? इनको छोड़ दें नीचे वालों को। रिवर्सिबल इनहिबिटर दो टाइप के हैं। एक हो गया इरिवर्सिबल, एक्टिव साइट पे अटैच होंगे, टाइटली अटैच होंगे, एंजाइम को डीनेचर करेंगे, एक्टिविटी को 0 कर देंगे, और ये एग्जांपल है उनके, ठीक है सर? अभी यहां पे आ जाएं। रिवर्सिबल इनहिबिटर उनको कहेंगे जो अटैच हो एंजाइम से, क्या? लूजली अटैच हो, वीक बॉन्डिंग से अटैच हो। इरिवर्सिबल नॉन डिटेचेबल थे और ये क्या होंगे? डिटेचेबल। इनको जोड़ा भी जा सकता है, निकाला भी जा सकता है, ठीक है ना? तो आ जाएं। ये जो साइनाइड है ना, ये स्पेशली इनहिबिशन करता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को।
साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर 4 साइटोक्रोम A3 और A3 को कहते हैं, जो ऑक्सीजन यूज करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लास्ट कंपोनेंट, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे रिवर्सिबल पे आए, छोड़े इन चीजों को, मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, आप यहाँ पे फोकस करें। रिवर्सिबल इनहिबिटर किसको कहेंगे? जो लूजली अटैच हो, डिटैचेबल हो। कहाँ पे अटैच हो, कहाँ पे अटैच होंगे? ये इनके दो टाइप हैं, या तो ये कॉम्पिटेटिव होंगे या तो ये नॉन कॉम्पिटेटिव होंगे। कॉम्पिटेटिव का मतलब है, कॉम्पिटेटिव का मतलब ये हो गया भाई, जब ये इनहिबिटर्स होंगे और सबस्ट्रेट भी होगा तो दोनों के बीच कंपटीशन होगा, मतलब रिएक्शन होगा। डिपेंड करेगा, अगर ये इनहिबिटर ज्यादा हैं तो इनहिबिशन ज्यादा होगी, अगर इनहिबिटर थोड़े हैं, सबस्ट्रेट ज्यादा हैं तो रिएक्शन ज्यादा होगा। नॉन कॉम्पिटेटिव जो हैं वो ऐसे हैं, जब ये इनहिबिटर होंगे तो वेलोसिटी जो रिएक्शन की है या जो रिएक्शन है वो नहीं होगा। मतलब ये ऐसे हैं, इनके साथ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन माना वैल्यू नहीं रखती। ये आ गए तो एक्टिविटी खत्म, एक्टिविटी जीरो, इसीलिए इनको क्या कहा गया? नॉन कॉम्पिटेटिव। जी बिल्कुल। अच्छा, नॉन कॉम्पिटेटिव अटैच होते हैं एलोस्टेरिक पर, और जो कॉम्पिटेटिव अटैच होते हैं वो एक्टिव साइट पर अटैच होते हैं। ये अटैच होते हैं एक्टिव साइट पर। दोनों में सिमिलरिटी कौन सी है? कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव में सिमिलरिटी कौन सी है? लूजली अटैच है, डिटैचेबल है। डिफरेंस कौन सा है? ये एक्टिव साइट पर लूजली अटैच होंगे, ये एलोस्टेरिक पर लूजली अटैच होंगे, ठीक है ना। ये रिएक्शन को खत्म नहीं करेंगे, ये रिएक्शन को कम करेंगे भाई, ये रिएक्शन को हैज गॉन कह लेंगे। ये डिफरेंस है। अभी देखें, जो मिमिक्स आपके आ गए, मिमिक्स समझ रहे हैं? मिमिक एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, बल्कि मैं दिखा रहा हूं आपको। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसके एग्जांपल मैं बता रहा हूं मिमिक में आपको, ठीक है ना। इसको छोड़ दें, ये मैं आपको दिखा रहा हूं फिगर में आपको बाकायदा, कि सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सीनेट को कन्वर्ट करता है फ्यूमरेट में, और किसको कन्वर्ट करता है? सक्सीनेट को। मतलब सक्सीनेट इसका सबस्ट्रेट हो गया। सक्सीनेट की जगह मेलोनेट आ जाता है। मेलोनेट एक इनहिबिटर का नाम है, मेलोनेट। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा शायद, हाँ ये लिखा है मैंने, मेलोनेट। ये यहाँ का एग्जाम्पल है मिमिक का, कॉम्पिटेटिव का। कंप्यूटर वाले ने चीज़ों को इधर उधर कर दिया है, ठीक है ना। तो जो मेलोनेट है वो मिमिक है किसका? सक्सीनेट का। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज में जब सक्सीनेट की जगह मेलोनेट आ गया तो ये बाइंड तो हो जाएगा मगर कैटालाइज नहीं होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ बिल्कुल। बाकी जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं वो भी सारे आ जाएंगे कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में। पेंसिलिन है, टेट्रामाइसिन है, डायसल्फामाइन है, सारे जो एंटीबायोटिक हैं मोस्टली वो होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं, जो हम खाते हैं अपने आप को ख़त्म करने के लिए नहीं, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। जो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स हैं, फंगल एंटीबायोटिक्स हैं, ये बैक्टीरिया और फंजाई को कैसे ख़त्म करते हैं? हम खाते हैं, हमारी बॉडी में जाकर वो उन पैथोजन के एंजाइम के अंदर कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन करते हैं। और ये जो इनहिबिटर होते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हमारे एंजाइम को भी तो इनहिबिट कर सकते हैं ना? नहीं, ये हमारे बॉडी के एंजाइम को इनहिबिट नहीं करेंगे, ओनली बैक्टीरिया के। जैसे पेंसिलिन है ना, हाईली स्पेसिफिक इनहिबिटर है, वो ओनली बैक्टीरिया के एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। क्योंकि इनके अटैच होने की जो साइट है ना वो वहां पे होगी जहां पे इनकी एफिनिटी होगी। मतलब जो बैक्टीरिया सबस्ट्रेट यूज करेगा उनके जैसे होंगे, तभी जाके वहां पे अटैच होंगे, ठीक। आ जाएं आगे देखें, कॉम्पिटेटिव में क्या पढ़ा? मिमिक का एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल। और नॉन कॉम्पिटेटिव में हमने कहा एलोस्टेरिक पे अटैच होंगे। जो फीडबैक इनहिबिशन की बात की ना मैंने, फीडबैक इनहिबिशन की, थ्रेओनीन वाली, ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है। कैसे हुआ भाई थ्रेओनीन वाला नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का? देखें, ये एंजाइम था, यहाँ पे एस्पर्टेट था और यहाँ पे क्या था? थ्रेओनीन था। तो थ्रेओनीन की कंसंट्रेशन जब बढ़ गई, जब थ्रेओनीन की कंसंट्रेशन बढ़ गई किससे? एस्पर्टेट से। तो थ्रेओनीन बाइंड हो गया तो एक्टिव साइट क्या हो गई? ब्लॉक हो गई, तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो सका। तो एक्टिविटी कितनी हो गई? इस एंजाइम की एक्टिविटी कितनी हो गई? जीरो। बाइंड ही नहीं कर पा रहा, अगर बाइंड कर रहा है तो रिएक्शन नहीं कर रहा,
तो ये नॉन कॉम्पिटेटिव है। इन इनहिबिटर और इस एंजाइम के बीच कोई मुकाबला नहीं। एंजाइम पे भारी है कौन? इनहिबिटर। कितना परसेंट भारी है? 100% भारी है। ठीक है ना? ओके, तो ये मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। वेनम, पॉइजन, जो स्नेक की पॉइजन होती है ना, स्नेक के वेनम की बात की है मैंने, या जनरली जो वेनम होते हैं ये भाई इनहिबिट करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स को, मेनली इनहिबिट करते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। जहर खा के जो बंदा उड़ जाता है अगले जहान में, इसकी टिकट कट जाती है, तो उसका रीजन ये होता है कि ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को जाके इनहिबिट करते हैं। सांप ने डसा, पॉइजन चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, चला गया ऊपर। ये इन टॉक्सिन्स के टाइप होते हैं। हेमेटोटॉक्सिक, जो हर्ट, हीट लिखा हुआ है यहाँ पे, हर्ट या ब्लड वेसल में टॉक्सिसिटी का इंपैक्ट करे, हेमोटॉक्सिक उसे कहेंगे। न्यूरोटॉक्सिक, न्यूरॉन के अंदर जो इनहिबिशन जाके करे, मतलब नर्वस सिस्टम में जाके इनहिबिशन करे। एंजाइम वही मगर एरिया वो होंगे। और साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक उसे कहेंगे जो जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पे अटैक हुआ है, जहाँ पे सांप ने डसा है, वहाँ पे ही उन सेल्स को मारेगा, तो उसे हम साइटोटॉक्सिक कहेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा होगा लोकलाइज्ड, मतलब नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक है ना? तो अभी मैं एक आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, वो मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताएं ये जो स्लाइड है ये कहाँ पे फॉल कर रही है। हाँ भाई, ये मुझे बताएं, ये मुझे कौन बताएगा? ये एंजाइम है, इसका नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन से सबस्ट्रेट को यूज करेगा? सक्सीनेट को। ये भाई सक्सीनेट यहाँ पे अटैच हुआ, ये क्या अटैच हुआ? सक्सीनेट। सक्सीनेट को इसने कन्वर्ट किया किसमें? फ्यूमरेट में। तो ये फ्यूमरेट प्रोडक्ट बन के निकल गया। अगर ये एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज है, सक्सीनेट के बजाय मेलोनेट आ गया, ये मेलोनेट आपका, ये मेलोनेट अटैच हो गया। किसकी जगह पे मेलोनेट अटैच किया है? मेलोनेट किसकी जगह पे आया है? सक्सीनेट की जगह पे आया है, क्योंकि मेलोनेट एंड सक्सीनेट आर भाई डुप्लीकेट कॉपी दिखने में भाई, मॉर्फोलॉजी में। जब इस एंजाइम ने बाइंड किया, बाइंड करने के बाद पता चला अरे भाई ये तो सक्सीनेट नहीं, हाँ ट्विंस हैं थोड़ा बहुत फर्क है। तो ये तो भाई केमिकली वो सक्सीनेट नहीं है, तो सक्सीनेट नहीं है तो रिएक्शन होगा? रिएक्शन होगा नहीं होगा? अभी मुझे बताएं, एक्टिव साइट और एक्टिव साइट में बाइंडिंग और कैटालाइटिक साइट में स्पेसिफिक साइट कौन सी हो गई? एक्टिव साइट स्पेसिफिक है। अब एक्टिव साइट में से बाइंडिंग और कैटालाइटिक में से स्पेसिफिक कौन सी है? कैटालाइटिक। क्यों? क्योंकि इसने, बाइंडिंग साइट ने सक्सीनेट को भी बाइंड किया, मेलोनेट को भी बाइंड किया, मगर कैटालाइटिक ने यहां पे इनकार कर दिया, ये सक्सीनेट नहीं है। कैटालाइट ने काम नहीं किया, उसने कहा मैं तभी काम करूंगी जब कौन हो? सक्सीनेट हो, तो मैं मेलोनेट फ्यूमरेट बनाऊंगी। ठीक है ना? तो ये भाई आपका हो गया आपके सामने। अभी मुझे ये बताएं सर, ये बताएं ये क्या माजरा है आपके सामने, मुझे ये जल्दी जल्दी बताएं, मैं मिटा लूँ आपके, ताकि आप देख ना पाएं कहाँ गया कहाँ गया। अच्छा ठीक है, चलो देख लें। ये आपका एंजाइम है सर, ये आपका इनहिबिटर है, ये दो सबस्ट्रेट हैं। ये इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड करेगा, देखेंगे ये मैचिंग है, ये मैचिंग है। ये कहाँ पे अटैच होगा? एक्टिव साइट पर। कौन सा इनहिबिटर है? जल्दी बताएं, इस इनहिबिटर को नाम दें। कैसे आप कह रहे हैं कि ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है? अगर ये टाइटली अटैच है तो इरिवर्सिबल है, अगर लूजली अटैच है तो, लूजली अटैच है तो कॉम्पिटेटिव है, अगर टाइटली अटैच है तो इरिवर्सिबल है। अब भाई रिवर्सिबल में एक थे कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, दूसरे थे नॉन कॉम्पिटेटिव। नॉन कॉम्पिटेटिव तो एलोस्टेरिक पे अटैच होंगे, ये आपके नॉन कॉम्पिटेटिव हो गए। ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, और ये पिछली साइड से यानी एलोस्टेरिक साइड से ये इनहिबिटर अटैच हो रहा है। तो ये इनहिबिटर कौन सा हो गया?
एलोस्टेरिक इनहिबिटर यानी नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हो गया आपका, ठीक है ना। ये अगर टाइटली अटैच होगा तो इरिवर्सिबल होगा, लूजली अटैच होगा तो, यहां पे हम इसको हम नॉन कॉम्पिटेटिव क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सबस्ट्रेट के जैसा नहीं है भाई, सबस्ट्रेट के जैसा नहीं है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हो गया। नहीं आई बात, समझ नहीं आई, आ गई, चलो शुक्र है, शुक्र है। और ये कौन सा इनहिबिटर है, ये पंजाब की क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाई है आपको। अगर केपीके और फेडरल की क्लासिफिकेशन देखें तो उसने क्या किया है, उसने जो इनहिबिटर्स हैं उनको डिवाइड किया है कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव में, और कॉम्पिटेटिव को कहा है कि कॉम्पिटेटिव जो होंगे वो रिवर्सिबल होंगे, ठीक हो गया, कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल होंगे, और जो नॉन कॉम्पिटेटिव हैं वो दो टाइप के होंगे, वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी। बात वही है, पंजाब वाली फेडरल वाली बात एक ही है, क्लासिफिकेशन करने का टाइप चेंज है। तो जो नॉन कॉम्पिटेटिव हैं वो रिवर्सिबल भी हैं, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एलोस्टेरिक इनहिबिटर की बात कर रहा है, जो फीडबैक इनहिबिशन में काम करते हैं, थ्रेओनिन की बात कर रहा है। और इरिवर्सिबल की किसकी बात कर रहा है, इरिवर्सिबल ये जो साइनाइड थे हमारे या हैवी मेटल्स थे, ये उनकी बात कर रहा है। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो हमने पढ़े थे पंजाब के टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो हमारे नॉन कॉम्पिटेटिव हैं। अब मुझे कौन बताएगा एलोस्टेरिक नॉन कॉम्पिटेटिव कौन से हैं भाई, एलोस्टेरिक नॉन कॉम्पिटेटिव, उनका कोई नाम बताएं। एलोस्टेरिक नॉन कॉम्पिटेटिव, हरी अब, एलोस्टेरिक नॉन कॉम्पिटेटिव एक बच्चे ने बताया है साइनाइड, वाह वाह शाबाश। थ्रेओनिन सही है, बिल्कुल थ्रेओनिन सही है, मेटल वाली भी बात गलत है। एलोस्टेरिक नॉन कॉम्पिटेटिव का मतलब है जो एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होंगे। हमने जो इरिवर्सिबल का पढ़ा था, इरिवर्सिबल में साइनाइड पढ़े थे या हैवी मेटल्स पढ़े थे, साइनाइड पढ़े थे या हैवी मेटल्स पढ़े थे, ये एक्टिव साइड पे अटैच होंगे, ठीक हो गया। आगे अभी ये आपका यहां तक हो गया क्लियर। अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 5 मिनट इसको पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे आज खूब, ठीक है ना। आ जाएं, आते हैं यहाँ पर, एंजाइम के बाई टाइप्स हैं, एंजाइम के टाइप्स हैं। एक एंजाइम का टाइप है ऑक्सीडोरिडक्टेज। यहाँ पर मुझे बताएं, एंजाइम के लास्ट पे ASE होती है सफिक्स, ये निशानी है एंजाइम की। और एक बात, एंजाइम को नाम कैसे देते हैं, कैसे देते हैं नाम, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, है ना, या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, या उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। सारी चीजें वैलिड हैं, सारी चीजें वैलिड हैं, हाँ हाँ सारे सही हैं। आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, काम करने के भी नाम होंगे, प्रोडक्ट के भी नाम होंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन के भी नाम होंगे, और सबस्ट्रेट के लिए भी नाम होंगे। अभी एक एंजाइम है ऑक्सीडोरिडक्टेज कैटेगरी है, वो सारे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन करें या रिडक्शन करें उन एंजाइम को कहा जाएगा ऑक्सीडोरिडक्टेज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अगर बात करें तो उसमें जो आपके साइटोक्रोम वाले एंजाइम हैं, NAD एक्सेप्टर है, FAD एक्सेप्टर है, साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स है, इनमें जो भी ये सारे आपके एंजाइम है या ऑक्सीडोरिडक्टेज हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपको पता है, हाइड्रोजन का निकाल देना या इलेक्ट्रॉन का निकाल देना ये ऑक्सीडेशन हो गई, और इनका ऐड करना ये रिडक्शन हो गई। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, फेडरल की फिगर है
ये एक सबस्ट्रेट है ए, रिड्यूस्ड है, RED रिड्यूस्ड है, और ये बी ऑक्सीडाइज्ड है। अगर इससे हाइड्रोजन को निकाल के इसको दिए जाएं तो ये हो गया क्या, रिड्यूस्ड, बी रिड्यूस्ड हो गया। और इससे कोई चीज़ निकाल के इसको दी जाए कोई चीज़ तो ये हो गया ऑक्सीडाइज। तो ये आप सिंपल चीज़ें हैं, आपको समझ आ रही होंगी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन एक से लेकर दूसरे तीसरे चौथे तक। अभी मुझे आप कमेंट में ये बताएंगे जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। डिहाइड्रोजिनेज ट्रांसफरेज एंजाइम की बात करें, वो सारे एंजाइम जो हाइड्रोजन को छोड़कर किसी ग्रुप को क्या करें, ट्रांसफर करें एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर। इसको ट्रांसफर करें, ग्रुप को क्या करें, ट्रांसफर करें एक से दूसरे तक, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफरेज। हाइड्रोजन को छोड़कर, भाई हाइड्रोजन की बात आएगी तो ऑक्सीडो रिडक्टेज हो जाएंगे। हाइड्रोजन को छोड़कर मसलन फास्फेट की बात करें, आप एंजाइम हेक्सोकाइनेज की बात करें, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की बात करें, ठीक है ना, जो भी आपके फास्फेट देने वाले हैं, कोई ना कोई ग्रुप देने वाले हैं, नाइट्रोजन देने वाले हैं, किसी न किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने में एक दूसरे मालिक्यूल पर, ये आपके ट्रांसफरेज हो गए। हेक्सोकाइनेज आपका बेस्ट एग्जांपल है जो फेडरल में ही दिया गया है कि ये ए बी एक चीज़ है और क्या है सी जुदा एक चीज़ है। तो सी को ऐड किया जा रहा है ए पर, सी को ऐड किया जा रहा है, देखें ये ए प्लस सी हो गई। तो बहरहाल मतलब एक चीज़ को किसी और सबस्ट्रेट पर ट्रांसफ़र किया जाए तो ये ट्रांसफरेज हो गया। हाइड्रोलिसिस वाले जो वाटर को ऐड करके बॉन्ड को तोड़ें वो आपके हाइड्रोलिसिस। अब कौन बताएगा GIT ट्रैक में कौन से एंजाइम हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एरिप्सिन, सिल्वरी अमाइलेज, लिपेज, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ये सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं। लाइसोसोम के एंजाइम, न्यूक्लियेसेस, RNAs, DNAs, ये आपके सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। डाइजेस्टिंग एंजाइम आर हाइड्रोलाइटिक, आइदर एक्सो एंजाइम और एंडो एंजाइम, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वाले या इंट्रा सेलुलर डाइजेशन वाले, ठीक है ना। लाइसेज बी कैटालाइटिक एंजाइम है, पर ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, वाटर को ऐड करना नहीं। वाटर के अलावा जब कार्बन और कार्बन के बीच कोवलेंट बॉन्ड को तोड़कर कार्बन को निकाल लें तो ये लाइसेज हो गए। जैसे एक एग्जांपल है हिस्टिडीन का। हिस्टिडीन एक अमाइनो एसिड है हमारी बॉडी के अंदर। हिस्टिडीन से ये किसको निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब कार्बन को हिस्टिडीन से के कार्बन बाकी कार्बन से तोड़ते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो प्रोसेस हो गया डिकार्बोक्सिलेशन, निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकला, एंजाइम ने बॉन्ड तोड़ा किसका, इस कार्बन का बाकी कार्बन से, तो जो बाकी चीज बची कार्बन निकलने के बाद उसे कहेंगे हम हिस्टामाइन। इसका मतलब ये आपको पता चल गया हिस्टामाइन कहाँ से बनती है, हिस्टामिन कौन बनाता है, हिस्टामिन का काम क्या है, कमेंट में लिखें जल्दी। डू यू नो व्हाट इज हिस्टामिन? एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट, एंटी कोआगुलेंट एजेंट, ब्लड को जमने नहीं देता भाई हिस्टामिन। डायलिसिस वाली बात की थी मैंने। जब ब्लड निकालते हैं डायलिसर मशीन में डालते हैं तो वहाँ पे ब्लड एंटी क्लॉटिंग इंजेक्शन लगाते हैं, हमारी बॉडी में ये नेचुरली अकरिंग होती है। एंटी कोआगुलेंट ब्लड को जमने नहीं देती। ब्लड क्यों नहीं जमती हमारी बॉडी में, हिस्टामिन की वजह से। अगर हिस्टामिन को निकाल दें हमारी बॉडी में सारी ब्लड जम जाएगी। हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल है जो हिस्टिडीन से बनता है। हिस्टिडीन माइनस CO2 इज इक्वल टू हिस्टामिन। हिस्टामिन एंटी कोआगुलेंट एजेंट है, ब्लड को जमने नहीं देता। लाइसेज उस एंजाइम को आप कहेंगे जो एक मॉलिक्यूल को तोड़े। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज है ना आपका, या हिस्टिडीन का मैंने एग्जांपल दिया है, या पायरुविक एसिड का एग्जांपल लें। पायरुविक एसिड से डिकार्बोक्सिलेशन होती है, पायरुविक एसिड से डिकार्बोक्सिलेशन होती है। एसिडिक जब वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने वाला जो डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम आपका क्या हो गया, ये लाइसेज हो गया भाई।
आप मुझे बताएंगे लाइजेज और हाइड्रोलाइसिस में फर्क क्या हुआ। दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे, मगर वो वाटर को ऐड करके, ये बिना वाटर के एटीपी को यूज कर कर जनरली ऐसे ही तोड़ेगा, वाटर को यूज नहीं करेगा। और ये एक ही मॉलिक्यूल के कार्बन को तोड़ेगा, वो दो मॉलिक्यूल के बीच जो कंडेंस बॉन्ड होगा उसको तोड़ेगा। बिल्कुल। और आइसोमरेज किसका नाम है? वो सारे एंजाइम भाई, वो सारे एंजाइम जो एक चीज को दूसरे, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करें, और वो दूसरे जो एक और दूसरा मॉलिक्यूल जो आपस में हो वो आइसोमर हो। आइसोमर का डिटेल में हमने पढ़ा है, एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज आइसोमर हैं। एपीमर में हमने पढ़ा है ग्लूकोज और मेनोज सेकंड कार्बन के एपीमर हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज फोर्थ कार्बन के एपीमर हैं। और एनोमर्स हमने पढ़ा है अल्फा और बीटा का शुगर। तो ये ग्रुप का शिफ्ट करना, देखें ये एक ही शुगर हो गई, इस कीटोन ग्रुप को कन्वर्ट करना, अल्डिहाइड लगा देना या अल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट करना, एल शुगर को डी में, ग्लूकोज को गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज को मेनोज में। ये ऐसी जो आइसोमराइजेशन वाली, ग्लूकोज को गैलेक्टोज में या ग्लूकोज को मेनोज में, मेनोज को ग्लूकोज में, मतलब आइसोमर। हाँ, ग्लाइकोलाइसिस में एक और बात बताऊं मैं, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, ये आइसोमराइजेशन होती है। और आपकी एक आइसोमराइजेशन होती है म्यूटेज एंजाइम, याद करें म्यूटेज ग्लाइकोलाइसिस में होता है म्यूटेज। 2 PGA को कन्वर्ट करता है 3 PGA में, 3 PGA को कन्वर्ट करता है 2 PGA में, थर्ड कार्बन वाला फास्फेट ट्रांसफर करता है सेकंड कार्बन पर। तो ये म्यूटेज आपका आइसोमरेज है। ठीक सर। लाइगेजेस ऐसे एंजाइम हैं जो दो मोनोमर्स को आपस में जोड़ेंगे। मुझे बताएं जो कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन, उसमें कौन से एंजाइम यूज होंगे कंडेंसेशन में? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैसे आइसोमर हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे आइसोमर हैं? आपने क्लास नहीं ली थी शायद, सोहानी पंजाबी। देखें भाई, देखें 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 देखें। हाँ, कंडेंसेशन वाले रिएक्शन लाइगेज करेंगे। न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड कौन ऐड करेगा बताएं जल्दी? मोनोसेक्राइड को मोनोसेक्राइड शुगर से कौन जोड़ेगा? डाइसेक्राइड कौन बनाएगा? ओलिगोसेक्राइड कौन बनाएगा? पॉलीसेक्राइड कौन बनाएगा? अभी बताएं पॉलीपेप्टाइड कौन बनाएगा? जल्दी कमेंट करें, पॉलीपेप्टाइड कौन बनाएगा? लाइगेज। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, भूल गए आप। किसको भूल गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम पेप्टिडल ट्रांसफरेज को भूल गए आप। पेप्टिडल ट्रांसफरेज क्यों ये लाइगेज में नहीं आ रहा? ये आरएनए एंजाइम है, ये आरएनए एंजाइम है। फंक्शन इसका लाइगेज जैसा है, लाइगेज जैसा है। फंक्शनली इसको हम लाइगेज कह सकते हैं, फंक्शनली ये भी लाइगेज है मगर प्रोटीन का नहीं है। ठीक है ना? फंक्शनली ये भी लाइगेज है मगर प्रोटीन का नहीं है। तो इन जनरल लाइगेज कह सकते हैं इसको, मगर ये मैंने डिफरेंस आपको बताया कि ये पेप्टिडल ट्रांसफरेज जो है आरएनए नेचर का है, ये मोनोमर को जोड़ेगा, ये भी कंडेंसेशन करेगा, तो फंक्शनल ये भी लाइगेज है। ठीक हो गया। अभी 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 क्या सवाल पूछा एक लड़की ने, क्या पूछा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज जो है ना भाई, ग्लूकोज जो है और फ्रक्टोज, ये दोनों एक्सोस शुगर हैं। इन दोनों का फार्मूला C6H12O6 है। ये अल्डिहाइड ग्रुप है, इसके फर्स्ट कार्बन पर जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा और इसके सेकंड कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप होगा। ये डिफरेंस है सर। ये आपका फ्रक्टोज हो, ये फर्स्ट कार्बन पर CH2OH, सेकंड कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप लगा होगा, और ये ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पर CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप। बाकी नीचे जो होंगे वो सर कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पर फिर से बताएं सर। ये आप मुझे बताएं ना, ये आप मुझे बताएं जो कॉम्पिटेटिव हैं, क्या कह रहे हैं? कॉम्पिटेटिव रिवर्सिबल, वो तो
वो तो मिमिक्स हैं, वो तो मिमिक्स हैं। आप अगर मुझे बताएं मिमिक भी हो, मिमिक का मतलब क्या हो गया, सबस्ट्रेट के जैसे हैं, ये इसको एक कहा मैंने, और बी को मैं कह रहा हूं सबस्ट्रेट, रियल सबस्ट्रेट। अगर ये 50% हो और मिमिक भी 50% हो तो मुझे बताएं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कौन एंजाइम से जल्दी एक्टिव साइट में अटैच होगा, इन दोनों में से, दोनों के चांसेस इक्वल 50-50। तो जितने एंजाइम होंगे 50% इनहिबिट हुए होंगे और 50% काम करेंगे, ठीक है ना, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन माना रख रही है मिमिक पे, जितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे आप, मिमिक को चांस नहीं मिलेगा बाइंड होने का। तो मिमिक को आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, है ना सर। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इरिवर्सिबल क्यों होंगे, नॉन कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल क्यों होंगे, वो तो टाइप इरिवर्सिबल के हैं। माम अयाज देखें भाई, देखें बाबा, देखें मैंने फेडरल वाली क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताया है कि नॉन कॉम्पिटेटिव के दो टाइप हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल हैं वो एलोस्टेरिक रिवर्सिबल हैं, जो इरिवर्सिबल हैं वो एक्टिव साइट रिवर्सिबल हैं, जिसमें आपने पढ़ी है पंजाब वाली, वो सही है, मैंने भी पंजाब वाली पहले पढ़ाई। फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए और आपका ईमान पुख्ता करने के लिए मैंने केपी के और बाकी टेक्स्ट वाली भी क्लासिफिकेशन आपको बताई। गौर से इनको देखें ना, बात एक ही है। एलोस्टेरिक को रेगुलेटरी क्यों कहते हैं, कुलदीप का सवाल है। कुलदीप भाई ये तो आप बताएंगे ना, एलोस्टेरिक को रेगुलेटरी क्यों कहते हैं, क्योंकि एलोस्टेरिक रेगुलेटरी साइट पे अटैच होते हैं। रेगुलेटरी साइट होती है एलोस्टेरिक, वहां पे जब इनहिबिटर अटैच होगा तो एंजाइम काम करना बंद करेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एंजाइम को रेगुलेट किया गया, उसको रोका गया, उसको बंद किया गया, भाई अभी काम नहीं करें, अभी नीड नहीं है, बढ़ गया है क्या प्रोडक्ट। तो एलोस्टेरिक जो है वो रिएक्शन को, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को, एंजाइम के काम करने को रेगुलेट कर रहे हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम छा आइन छो भला कुलदीप भाई तहाँ ये भला विसरी वया छा तहाँ कहाँ गालियों। एलोस्टेरिक एंजाइम उन्हें कहेंगे जो इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी को फॉलो करेंगे। मुझे बताएं, सब बताएं, कुलदीप और बाकी सब बताएं, एलोस्टेरिक इनहिबिटर काम करेंगे की एंड लॉक पर? नहीं। अच्छा एक और बात मुझे याद आ गई, एक और सवाल पूछूं मैं आपसे, मुझे बताएं जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हैं, रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं मैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की, वो की एंड लॉक को फॉलो करेंगे या इंड्यूस को फॉलो करेंगे या सी दोनों को, बोथ को फॉलो करेंगे? बताएं बोथ ज्यादा फॉलो किसको करेंगे, ज्यादा फॉलो किसको कर रहे हैं? की एंड लॉक को भाई, की एंड लॉक को। इंड्यूस को कहां पे कर, ये कॉम्पिटेटिव की एंड लॉक को 100% फॉलो कर रहे हैं। अगर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। ये कौन सी थ्योरी है? जब सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं है, मिमिक है, तो रिएक्शन नहीं होगा। यही तो कहा था की एंड लॉक ने। लकीर के फकीर ना बने, टेक्निकली भी सोचें। अभी यहां पर आपका चैप्टर हैज गॉन, अभी बारी है एमसीक्यूज की। अभी देखते हैं आप में कितनी पोटेंशियल है, कितना आपने पढ़ा है, कितना मैंने पढ़ाया है, आपने कितनी मेहनत की है और मैंने कितनी की है, हम दोनों ने मिलकर कितनी की है, फीडबैक कितना मिलता है। आ जाएं। ये पंजाब टेक्स्ट की स्लाइड्स हैं आपके सामने, ये पंजाब टेक्स्ट की स्लाइड है आपके सामने, नजर आ रहा है एमसीक्यूज, ये क्लियर है ना आपके सामने? आ जाएं सर। इफ क्या कह रहा है, इफ मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन इज एडेड, एक रिएक्शन चल रहा है उसमें आप सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं। इफ मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग रिएक्शन इज एडेड, मोर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज सीन, बिकॉज एक रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन गोइंग ऑन, वहां पे आप ऐड कर रहे हैं क्या सबस्ट्रेट। इसका मतलब क्या हुआ,
अच्छा, सबस्ट्रेट ऐड करने की वजह से वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और बढ़ गई। भाई रिएक्शन हो रहा था, वेलोसिटी चल रही थी, सबस्ट्रेट जो आपने ऐड किया तो वेलोसिटी और बढ़ गई। क्यों? देयर इज अ प्रोबेबली मोर सबस्ट्रेट प्रेजेंट देन देयर, नहीं, यहां तो सेचुरेशन आ जाती। देयर इज अ प्रोबेबली मोर एंजाइम अवेलेबल देन देयर इज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बी होगा। सारे बच्चों ने बी किया है, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने स्टार्ट किया, आपने जवाब दे दिया। अच्छा, इसको देखें, बाकी को तो पढ़ें, छोड़ें बस, बाकी को क्या पढ़ें। इफ यू कहाँ हो गया, इफ यू एड मोर सबस्ट्रेट टू ऑलरेडी अकरिंग रिएक्शन and it has no effect on the rate of reaction, what is the form given for this situation? This situation, सारे बच्चों का जवाब ए है। मैं नहीं कह रहा भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। अच्छा, ए ही होगा ना, बिल्कुल, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं सबस्ट्रेट तो इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा। इसका मतलब एंजाइम कांस्टेंट है, सबस्ट्रेट ज्यादा है, एंजाइम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बढ़ेगा ना। यहाँ पे सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, एंजाइम पहले ही थके हुए हैं। ठीक है, हो गया सर, ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। आगे चलें। हाँ, इनको सॉल्व करके दिखाएं। आप नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ पढ़ने हैं। द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज कांस्टेंट अंडर ऑल कंडीशन। कांस्टेंट होगा पीएच में, टेम्परेचर में, इधर उधर नीचे ऊपर नहीं। डिक्रीज एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज, नहीं। कैन नॉट बी मेजर, क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं? के मैक्स वैल्यू से या वी मैक्स, वेलोसिटी मैक्स, वेलोसिटी के ये चीजें थी। एक मैं आपकी बात समझ गया मैं, कैन बी रिड्यूस बाय इनहिबिटर, ये सही होगा। एक और बात मुझे बताएं, मुझे बहुत अच्छी बात याद आ गई है यहाँ पे। मुझे बताएं कि बात क्या थी? बात ये थी कि ये एक रिएक्शन है, गौर से सुनना मेरी बात। थोड़ा सा सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं आप, थोड़ा, और एंजाइम झटके में काम कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जल्दी बढ़ रही है। एक ये बात। दूसरी बात, आप सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं और वेलोसिटी कम बढ़ रही है। इसका मतलब एंजाइम तगड़ा कौन सा है? पहले केस वाला। तो इस तरीके से भी आप वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, पर हमारे टेक्स्ट में ये नहीं है, ये नहीं है। हमारे टेक्स्ट में सिंपल है टर्नओवर नंबर, पढ़ा था ना, टर्नओवर नंबर या टर्नओवर रेट, सेंट्रल कैटालिटिक एक्टिविटी। आज जाएं, कहाँ पे चले गए? हाँ, ये कुछ सवाल हैं, यहां पे इसको फिट कर रहे हैं। क्या कह रहा है ये सवाल? द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम क्या होगा? सी होगा, पढ़ें सी को। डिटरमाइंस बाय इट्स स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, बिल्कुल। एक्टिव साइट पे डिपेंड करता है कि ये एंजाइम किसको कैटलाइज करेगा, उसकी केमिकल कॉन्फ़िगरेशन को, उसके के ऊपर जो ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब जो स्पेसिफिसिटी की बात कर रहा है, मतलब उसकी केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल कॉन्फ़िगरेशन, कौन से ग्रुप हैं, किससे एफिनिटी रखेगा, किससे बाइंड करेगा, ठीक है ना। और दूसरा सवाल है विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट ट्रू, विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट ट्रू। देखें भाई, स्टेटमेंट क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन विद और विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट, दे चेंज द रेट ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन, दे आर सेंसिटिव टू हीट। फोर्थ ऑप्शन जाहिर ही नहीं है, तो उसको देखने के लिए ये इधर एंजाइम आर नॉन स्पेसिफिक नेचर, तभी तो छुपा हुआ था, ये होगा, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। आ जाएं भाई, ये पंजाब के थे और ये आपके पास अभी फेडरल के एमसीक्यूज हैं। अभी 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 थोड़ी खोपड़ी ज्यादा खोलनी पड़ेगी। बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कोएंजाइम एक्टिविटी? कोएंजाइम एक्टिविटी NAD, FAD, ATP, vitamin derivatives,
ओके, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, NAD है तो ये NAD होगा। कैल्शियम तो इनऑर्गेनिक है, ये नहीं होगा। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर रिएक्ट विद एंजाइम एट, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एक्टिव साइड पर, एलोस्टेरिक साइड पर, बोथ ए एंड बी पर, नन ऑफ देम पर। अब आपका ये इम्तिहान है, अब आपका ये इम्तिहान है। सारे बच्चे कह रहे हैं बी, नहीं भाई, नहीं भाई, यहां पे एग्जामिनर ने जनरल बात की है, जनरल बात की है कि नॉन कॉम्पिटेटिव का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को कर दें जीरो, तो जीरो इरिवर्सिबल भी कर रहे थे और एलोस्टेरिक भी कर रहे थे, तो एक्टिव साइट वाले इरिवर्सिबल की बात हो रही है और एलोस्टेरिक वाले फीडबैक इनहिबिशन वाले की बात हो रही है, मतलब इसमें सी होगा। पंजाब में तो सीधा लिखा हुआ है एलोस्टेरिक, मगर आप इरिवर्सिबल को क्या कहेंगे? क्या इरिवर्सिबल को कॉम्पिटेटिव कहेंगे? बताएं, इरिवर्सिबल को क्या कहेंगे, मुझे ये बताएं। इरिवर्सिबल को, साइनाइड को रिवर्सिबल कहेंगे? क्या कहेंगे इरिवर्सिबल को? वो कॉम्पिटेटिव या नॉन कॉम्पिटेटिव? इरिवर्सिबल को नॉन कॉम्पिटेटिव, तो नॉन कॉम्पिटेटिव और एलोस्टेरिक दोनों जो हैं वो नॉन कॉम्पिटेटिव हैं। एलोस्टेरिक ये पूछे अगर कि जो रेगुलेटरी साइड पे अटैच होंगे वो कौन से हैं, वो ओनली एलोस्टेरिक इनहिबिटर, फीडबैक इनहिबिटर। ये पूछ रहा है नॉन कॉम्पिटेटिव कौन से हैं, तो आप इरिवर्सिबल को भी नॉन कॉम्पिटेटिव मानेंगे। Which graph show the expected relationship between enzyme activity and substrate concentration? हाँ भाई, कौन सी ग्राफ सही है जो बता रही है रिलेशन बिटवीन एंजाइम एक्टिविटी मतलब वेलोसिटी और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ये y मतलब एंजाइम की वेलोसिटी और x मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ये तो टेम्परेचर की ग्राफ लग रही है मुझे, ये सही नहीं है, ये रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, सैचुरेशन नहीं आ रही, तो ऑप्शन सही होगा ये वाला, ये वाला। क्योंकि आपने सबस्ट्रेट दिया, वेलोसिटी बढ़ी, सबस्ट्रेट देते गए, वेलोसिटी राइजिंग वेलोसिटी स्लो होती फाइनली सैचुरेट हो गई। ठीक हो गया। द ग्राफ रिप्रेजेंट शो द इफेक्ट ऑफ एन एंजाइम ऑन द रिएक्शन। हाँ भाई, ये ग्राफ है आपके सामने, ये जो ग्राफ है आपके सामने, ये क्या बता रही है? ये आपसे पूछ रही है काफी सवाल। एक मिनट में स्क्रीन को फुल कर लूं। स्क्रीन शेयर, हाँ हेलो, देखें नेम शायद स्क्रीन शेयर किया, ठीक है, ओके। ये जो सवाल है भाई आपका, ये क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑफ एंजाइम ऑन रिएक्शन, एंजाइम का इफेक्ट मुझे बताएं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये प्रोग्रेस वाली, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को, एक्टिवेशन एनर्जी को शो करेगी। ये आपका सबस्ट्रेट, ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये भी ट्रांजिशन स्टेट। मुझे बताएं, ये इसको शो किया गया है x और इसको शो किया गया है y से। y और x में से एंजाइम वाला रिएक्शन कौन सा है? ट्रांजिशन स्टेट कम किस पर है? ट्रांजिशन स्टेट जल्दी कब आ गई है, y या x पर? और एनर्जी एक्टिवेशन कम कहां पर, y या x? y, आपने कहा सारे y। तो अभी ऑप्शन को देखें भाई, ऑप्शंस को देखें हम क्या कह रहे हैं। ऑप्शंस कह रहे हैं कि x जो है कैटालाइज्ड रिएक्शन एंजाइम का, नहीं भाई x कैटालाइज्ड है, नहीं भाई, आगे पढ़ेंगे ही नहीं। C x अनकैटालाइज्ड है, हाँ ये बात सही है, x जो है वो अनकैटालाइज्ड है, यहाँ पे एंजाइम नहीं है, बिल्कुल सही। और y जो है वो कैटालाइज्ड है, ये भी सही। एनर्जी गेन बाय प्रोडक्ट, हाँ
रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट में होगी, प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो वही एनर्जी आपको मिलेगी। प्रोटीन को तोड़ा अमाइनो एसिड में, प्रोटीन की एनर्जी कहाँ गई? अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड को यूज किया, अमाइनो एसिड से एनर्जी मिलेगी आपको। पॉलीसेकेराइड की एनर्जी ग्लूकोज में जाएगी, ग्लूकोज को यूज किया रेस्पिरेशन में आपको एनर्जी मिलेगी। और अनकेटलाइज्ड ओवरऑल ठीक है, ये नहीं होगा। हाँ भाई, ये आपका आखिरी सवाल। द कॉम्बिनेशन ऑफ एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम इज सेड टू बी द होलो एंजाइम होगा ये। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू देयर सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। एक्टिव साइट पर ये हो गए आपके सारे, ये आपको आएंगे, इजी हैं। An essential feature of competitive inhibitor is to ability to essential feature of competitive inhibitor is its ability to combine with prosthetic group, occupy an active site, modify a substrate, occupy an active site, active site में अटैच होगा, D होगा भाई। The reaction rate of silvery amylase with starch decrease as the concentration of chloride decrease. What is the function of? कह रहा है सवाल कि एक एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ेगा और वो एंजाइम जो है क्लोराइड को यूज करेगा। अगर क्लोराइड नहीं देंगे तो वो कन्वर्जन नहीं करेगा। बताएं क्लोराइड ऐसा क्या है? क्लोराइड किस तौर काम कर रहा है? कोएंजाइम, कोफैक्टर, एक्टिवेटर या इनहिबिटर? क्या होगा यहाँ पे? क्लोराइड ion is reduced. Which of the following describe the role of chloride ion? एलोस्टेरिक इनहिबिटर नहीं है भाई। कोफैक्टर, हाँ सही बात है, मोटी बात है, सही है। कोएंजाइम नहीं होगा। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, यहाँ पे कोफैक्टर होगा। अगर बताएं कोफैक्टर की जगह पे अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ होता एक्टिवेटर और कोफैक्टर भी होता तो आप क्या करते? तो एक्टिवेटर करते आप। इनऑर्गेनिक है बिल्कुल। हाउ डज एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? भाई ये बहुत बड़ा खानदानी सवाल है ये सवाल पढ़ें। कह रहा है हाउ डज द एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? बाय ब्रिंगिंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इनटू द प्रिसाइज ओरिएंटेशन, बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रैंडम कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, बाय शिफ्टिंग द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम of the reaction, by supplying the energy required to start the reaction. क्या होगा? कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है। भाई यहां पे लोकल कंडीशन की बात कर रहा है। एंजाइम कैसे एनर्जी बचाएगा? हाउ डज एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? कैसे जल्दी में रिएक्शन करेगा? अपनी खुद की कंडीशन बनाएगा। खुद की कंडीशन बनाएगा तो फिर भाई कोलिजन आपका इंक्रीज होगा ना। तो ये तो सेकंड बात हो गई ना भी। पहले तो लोकल कंडीशन बने ना, तो ए होगा बाय ब्रिंगिंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इनटू द प्रिसाइज ओरिएंटेशन। प्रिसाइज ओरिएंटेशन का मतलब है अपनी खुद की लोकल कंडीशन बनाना, जो मैंने पढ़ाई है। ठीक है ना? समझ आ गई बात सभी को? ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं आपको। हाउ डज, हाँ ये सवाल हल करें। मेनी एंजाइम आर सीक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म टू प्रोटेक्ट। यहाँ पे क्या होगा? सारे जो एंजाइम हैं इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं बहुत सारे। क्यों? मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ने के लिए, डीएनए को तोड़ने के लिए, प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए, प्रोटीन्स को बचाने के। सेल में जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत स्पेसिफिकली काम किए हैं। उन प्रोटीन को बचाने के लिए खास करके जो प्रोटीन नेचर के एंजाइम है वो इनएक्टिव स्टेट में बनते हैं, एक्सो एंजाइम। तो ये सेल प्रोटीन्स होगा यहाँ पे। इरिप्सिन क्या है? इरिप्सिन एक एंजाइम है जो डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, मतलब प्रोटीएज है। ठीक है ना? राइबोजाइम इज कंसिस्ट ऑफ, राइबोजाइम किसका बना हुआ है भाई? राइबोजाइम प्रोटीन ओनली, आरएनए ओनली, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट नन ऑफ देम। आरएनए का बना हुआ है, ओनली प्रोटीन कह रहे हैं बच्चे कुछ। क्यों भाई? एक बच्चे ने कहा है ए,
राइबोजाइम आरएनए के बने हुए हैं। अभी भाई ये जो आपके पास सामने क्वेश्चन है ना, ये पीएमसी के हैं, ये सारे पीएमसी के हैं। जल्दी में यहाँ पे थोड़े थोड़े कवर कर लें और आगे चलते जाएं ताकि सेकंड जो क्लास है आपका वो भी चले। An enzyme which require a biological change in order to become activate is called, वो एंजाइम जो बायोलॉजिकल चेंज चाह रहा है, मांग रहा है एक्टिवेट होने के लिए, मतलब इनएक्टिव है, तो ट्रांसफरेज नहीं, हाइड्रोजीनेज, डिहाइड्रोजीनेज, हाइड्रोजीनेज नहीं, ट्रिप्सिन एक्टिव नाम है, जाइमोजिन, जाइमोजिन पेप्सिन, जब पेप्सिनोजिन के फॉर्म में हो और उसके ऊपर कवर हो, उस ग्रेन्यूल को जाइमोजिन ग्रेन्यूल कहते हैं। इसमें बायोलॉजिकल चेंज, ये मेम्ब्रेन टूटेगी, ये मेम्ब्रेन टूटेगी और मेम्ब्रेन के टूटने के बाद इससे पॉलीपेप्टाइड चेन निकल जाएगी और पॉलीपेप्टाइड चेन निकलने के बाद ये जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है वो पेप्सिन बन जाएगा, पढ़ा हुआ है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ वीक लिंकेज विद एंजाइम, वीक लिंकेज कौन बनाता है भाई? कोफैक्टर नहीं, प्रोस्थेटिक नहीं बनाता, एक्टिवेटर हाँ वीक बनाता है, कोएंजाइम हाँ वीक बनाता है, एक्टिवेटर हाँ वीक बनाता है। तो अब आप क्या इन दोनों को सही करेंगे? क्या दोनों एक्टिवेटर हैं? जवाब कौन सा सही होगा? कोएंजाइम। हाँ वैसे ये दोनों वीक बनाते हैं मगर एक्टिवेटर के दो ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ये आपकी आईक्यू टेस्ट है, ये बायो का मैं कहता हूँ सवाल नहीं है, ये आपकी आईक्यू टेस्ट है। ये आपको पता है कि एक्टिवेटर और कोएंजाइम दोनों वीक बनाते हैं मगर आपकी कितनी लेवल है किसी को, ये आपको एक्चुअली सवाल में पूछ रहा है ऑड कौन सा है, ऑड, सही में से ऑड, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम डिटरमाइन, ये हमने पढ़ा था, डिटरमाइन बाय इट्स स्ट्रक्चर, ये फेडरल का सवाल है, यहाँ पे पीएमसी ने भी दिया है, देखें। एंजाइम शोइंग द सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी आर स्पेसिफिक टू हाउ मेनी सबस्ट्रेट, भाई देखें ये मैंने सवाल यहाँ पे इसीलिए रखा है कि यहाँ पे एक होगा, एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट से स्पेसिफिसिटी रखेगा, लेकिन इंड्यूस्ड मॉडल थियरी क्या कह रही है? एक से ज्यादा भी पर सारे एंजाइम नहीं, कुछ कुछ। तो इन जनरल आप कहें ना तो एक कहेंगे, एक एंजाइम एक चीज के लिए बना हुआ है, एक से एक के लिए। अगर सवाल ऐसे पूछे कि एक एंजाइम एक से ज्यादा रिएक्शन कर सकता है, फिर कहेंगे हाँ कर सकता है। सवाल की नोयत को देखें, ठीक हो गया। Which term is used to refer an inactive enzyme precursor, इनमें से इनएक्टिव फॉर्म प्रिकासर एंजाइम का कौन सा है? एपो एंजाइम, नल एंजाइम, जाइमोजिन इनहिबिटर। द टर्म यूज्ड टू रेफर द इनएक्टिव एंजाइम प्रिकासर, क्यों इनहिबिटर क्यों कह रहे हैं? विच टर्म इज यूज्ड टू रेफर एन इनएक्टिव एंजाइम, एंजाइम है पर इनएक्टिव है, एंजाइम है इनएक्टिव है, एपो एंजाइम होगा भाई, सीधी बात है। जाइमोजिनिक और डीप में जा रहे हैं आप, एपो एंजाइम, हाँ यहाँ पे एपो एंजाइम होगा। Which statement about active site is not true? Active site is a spherical shape, मैंने पढ़ाया था, 3 डायमेंशनल या स्फेरिकल शेप होती है। Active site is a नॉन स्पेसिफिक, ये होगा, एक्टिव साइट इज अ नॉन स्पेसिफिक। विच स्टेटमेंट अबाउट एक्टिव साइट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है ना, ये गलत है, बाकी तो सही होंगे। एक्टिव साइट कंटेन फ्यू अमीनो एसिड, एक्टिव साइट से कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, बाकी चीजें सही हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एंजाइम एंड द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज, कौन सा बॉन्ड होता है एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप के बीच? कोवलेंट बॉन्ड है, कहाँ पे? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना।
और एंजाइम डू नॉट अफेक्ट, एंजाइम किसको अफेक्ट नहीं करते? सबस्ट्रेट को करते हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कम करते हैं भाई। प्रोडक्ट को क्या करेंगे, क्या करेंगे प्रोडक्ट को? बोथ ए एंड बी, प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं वैसे, मगर इनडायरेक्टली। यहां पे क्या सही होगा देखें, एंजाइम डू नॉट अफेक्ट, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर अफेक्ट करेगा, प्रोडक्ट के ऊपर भी अफेक्ट करेगा, मगर इनडायरेक्टली अफेक्ट है भाई, इनडायरेक्टली अफेक्ट है प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट सबस्ट्रेट के कन्वर्जन से बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं करेगा, प्रोडक्ट के बनने के बाद एंजाइम प्रोडक्ट को कुछ भी नहीं कर सकता, यूटिलाइज नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। तो यहां पे प्रोडक्ट होगा, मेरे ख्याल में प्रोडक्ट होगा। पंजाब में लिखा है, क्या लिखा है पंजाब में हरेश भाई? इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई ना सर, इफेक्ट कर तो रहा है ना, तो ही दिया डी, नहीं 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 नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज होगी ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होगी। सवाल की स्टेटमेंट देखें, एंजाइम डू नॉट अफेक्ट ऑन, एंजाइम काम करने में किस पर अफेक्ट नहीं करेगा भाई, सिंपल सो देखें तो नन ऑफ देम होगा, इस पे भी अफेक्ट करेगा, इस पे भी, दोनों पे भी अफेक्ट करेगा, मगर टेक्निकल अंदाजे से देख रहे हैं तो प्रोडक्ट पे सीधा अफेक्ट नहीं है, सीधा अफेक्ट नहीं है एंजाइम का, मतलब एंजाइम प्रोडक्ट को यूज करके इधर उधर नहीं करेगा, प्रोडक्ट को कोई यूज करेगा, वो प्रोडक्ट का जो यूजर होगा वो प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगा, जिसने बनाया है वो अफेक्ट नहीं करेगा, प्रोडक्ट होगा यहां पे। पीएमसी वाली की में क्या है, पीएमसी के पेट टेस्ट में क्या है, फिफ्थ एमसीक्यू रिपीट करो, फिफ्थ कार्यवयो, इसका जवाब पीएमसी में बताएं क्या था? Which term used to refer the inactive enzyme precursor, मतलब वो कौन सा है जो इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का, उसमें चेंज आएगी तो एंजाइम बन जाएगा, एक्टिव बन जाएगी। प्रीकसर चाहिए तो, प्रीकसर चाहिए तो उन्हीं में एंजाइम उठान दो, एपो एंजाइम सही होगा बरखा, मतलब केर इनएक्टिव फ्रॉम प्रोड्यूस कंदवा शिरीन है, ठीक है ना। सर को भी टाइम दें, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट की एंड लॉक मॉडल, तो मैं यहां से एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूं आपको, ये देखें, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लॉक एंड की मॉडल, है ना, जो पीएमसी टेस्ट में ॾिसो डी या बी आ, टेन जो डी आ ओके ओके अच्छा, टेन जो ना 8 जी गाल कई से पे,
हेलो 10 जोड़िसो 10 का देखें, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट की एंड लॉक मॉडल, इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन करेंगे एंजाइम, नहीं भाई ये गलत स्टेटमेंट है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड नेवर फॉर्म्ड व्हेन द सबस्ट्रेट फिट इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, कौन सा बॉन्ड नहीं बनेगा, क्या पढ़ाया था, कौन सा बॉन्ड नहीं बनेगा, कोवलेंट, यहां पे कोवलेंट करेंगे भाई, हाइड्रोजन आयोनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, कोवलेंट कह लें आप बस। विच टाइप ऑफ बॉन्ड आर नेवर फॉर्म्ड व्हेन अ सबस्ट्रेट फिट्स इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, हाँ कोवलेंट थी, दो कोवलेंट होगा। में क्या होगा यहाँ पे लास्ट में, इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कोशलैंड इन 19 सी। चलो जल्दी जल्दी करें तो सर को क्लास दें, सर का टाइम हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अबाउट कंसर्निंग एंजाइम, क्या गलत है एंजाइम के बारे में, substrate must bind to the enzyme active site in order to initiate its effect. B, enzyme increase both forward rate and reverse rate of reaction. B होगा भाई, बस सारों को छोड़ दें, ये इनकरेक्ट है, ये फॉल्स है। दोनों टाइप के रिएक्शन में एक ही एंजाइम कैसे यूज नहीं होगा, नहीं होगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोफैक्टर इज, कोफैक्टर का प्राइमरी काम क्या था बताएं, दो काम मैंने बताए थे, असिस्ट इन एंजाइम सिंथेसिस नहीं, असिस्ट इन एंजाइम इनहिबिशन नहीं, असिस्ट इन एंजाइम एक्टिविटी, हाँ ये सही है। ब्रिज बनना, ब्रिज बनना काम था ना, हाँ। एलोस्टेरिक एंजाइम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल, एलोस्टेरिक एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम मल्टीपल इनहिबिटर नहीं, मल्टीपल एक्टिव साइट जरूरी नहीं, टेम्परेचर रेंजेस जरूरी नहीं, पॉलीपेप्टाइड चेन, हाँ सही है, सही है। द फंक्शन ऑफ एंजाइम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एंजाइम का क्या फंक्शन है एक्सेप्ट, मतलब गलत कौन सा है वो पूछ रहा है। लेस इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, सही। शिफ्टिंग द सबस्ट्रेट इनटू मोर फेवरेबल पोजीशन इन द एक्टिव साइट, खतरा लग रहा है इसमें। डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, सही है, ये भी चीज सही है। शिफ्टिंग ऑफ द शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, shifting the substrate into more favorable position in the active site, shifting the equilibrium of a reaction, इसमें क्या होगा भाई 17 में, shifting the equilibrium of a reaction, equilibrium पे तो इफेक्ट नहीं करता ना, हाँ बी में भी मसला है, डी में भी मसला है। अब देखें तो इन दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन है, शिफ्टिंग द सबस्ट्रेट इनटू मोर विच इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, विच फंक्शन ऑफ द एंजाइम इंक्लूड शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, ये इसका ये मतलब है कि एंजाइम का काम है रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक ले जाना, इक्विलिब्रियम से नहीं, इक्विलिब्रियम तक ले जाना, ये बात सही है। इसका जवाब होगा बी, शिफ्टिंग द सबस्ट्रेट इनटू मोर फेवरेबल पोजीशन इन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में एंजाइम सबस्ट्रेट को सही तरह से इधर उधर नहीं करता, आसानी से खुद ब खुद वहां पे अटैच होता है, इधर उधर नहीं करता, कोई मूवमेंट नहीं होती, कंपैक्टली बाइंड होता है सबस्ट्रेट एंजाइम से, तो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट के अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, इधर उधर लपेटता नहीं सबस्ट्रेट, नहीं नहीं सी नहीं, डी नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा। बहुत टेक्निकल बात है ये, पीएमसी की की तो देखें, पीएमसी के की में क्या है ये,
अच्छा 15 इन एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन द सबस्ट्रेट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू हाई एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड। सबस्ट्रेट जो है हाई एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, अनस्टेबल स्टेट, जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है। सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है मगर प्रोडक्ट भी नहीं बना होगा, बीच बीच में होता है, इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसकी की देखना 17 की, मेरे ख्याल में ये भी होगा। 16 एलोस्टेरिक एंजाइम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन, हाँ ये भी होगा। एक्सट्रीम चेंज इन पीएच क्या करेगी भाई? जल्दी जल्दी बताएं तो 5 मिनट के अंदर अंदर क्लास को वाइंड अप करें, बस 5 भी नहीं, जल्दी जल्दी में बताएं, टाइम बहुत हो गया है। एक्सट्रीम चेंज इन पीएच क्या करेगी? डीनेचरेशन एंजाइम को करेगी। और कोई बात देखें, इंक्रीज नहीं, चेंज इन द आयोनाइजेशन नहीं, चेंज इन द, वो कौन सी स्टेट होगी पीएचपी जहां पे एंजाइम इनएक्टिव होंगे? थोड़ी चेंज या बहुत चेंज? इनएक्टिवेट होंगे। इनएक्टिवेट एंजाइम कब होंगे? थोड़ी चेंज, मतलब आयोनाइजेशन में एंजाइम इनएक्टिव है। व्हाट इज मीन्ड बाय द ऑप्टिमम टेम्परेचर? ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या है? टेम्परेचर एट विच प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, नहीं नहीं, टेम्परेचर एट विच एंजाइम मेक्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। बात सही है, आगे भी देखते हैं, मगर यही सही होगी, और कोई ऑप्शन सही होगा ही नहीं। द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम में बी, नहीं नहीं, द टेम्परेचर एट विच एंजाइम में बी मेक एट लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, ये सही होगा। ठीक है ना, उल्टी बात की है मगर बात सही है। एंजाइम ज्यादा काम करे, ज्यादा काम करेगा तो क्या बनेगा? ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। वही बात हो गई ना बिलावल साहब वाली, बारिश ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा होगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल फॉर राइज, रेट रिएक्शन का डबल होगा जब टेम्परेचर को कितना बढ़ाएंगे आप? जल्दी, अच्छा बी, ये कौन सा लॉ हो गया? क्यूटेन लॉ, याद है ना? और विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज ऑफ एंजाइम इनहिबिशन इज यूज्ड फॉर द non-competitive inhibitors? Which of the following strategies of enzyme inhibition is used by non-competitive inhibitor? Bind to substrate, नहीं, बीच स्टार्ट में ही गलत बात की, नॉन कॉम्पिटेटिव की बात कर रहा है ना, तो टारगेट द एंजाइम फॉर डिस्ट्रक्शन यूजिंग प्रोटीएज, नहीं, बाइंड टू द एक्टिव साइट एंड प्रिवेंट द सबस्ट्रेट फ्रॉम बाइंडिंग, सही बात है, बाइंड टू एन एलोस्टेरिक साइट टू कॉज द कन्फर्मेशनल शिफ्ट, सही सही। अभी भाई नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या होगा इसमें? सी होगा या डी होगा? सी या डी? बाइंड टू एन एलोस्टेरिक साइट टू कॉज कन्फर्मेशनल शिफ्ट इन द एंजाइम, एंजाइम में ऐसी चेंज आ जाएगी, एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होगा तो एंजाइम रिएक्शन नहीं कर सकेगा। यहां पे डी होगा, देखें आप की में, देखें इसकी की में देखना, ये बहुत अप्रोप्रिएट है, बहुत अप्रोप्रिएट, ये है डी, वो भी थोड़ा बहुत सही है, मगर वहां पे आपकी कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की बात भी आ जाएगी, रिवर्सिबल की भी, उसकी भी यही बात है, तो ये नहीं होगा सी। इफ मोर सबस्ट्रेट एडेड टू ऑलरेडी अकरिंग रिएक्शन मोर एंजाइम एक्टिविटी सीन, बिकॉज एक रिएक्शन चल रहा है उसमें आप सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो रिएक्शन बढ़ जाएगा, सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो रिएक्शन बढ़ जाएगा। बताएं क्या कंडीशन है? देयर इज अ मोर सबस्ट्रेट प्रेजेंट, नहीं, मोर होता तो क्या होता? मोर होता तो सेचुरेशन होती। देयर इज अ प्रोबेबली मोर प्रोडक्ट प्रेजेंट, हाँ, आइदर द सबस्ट्रेट आर देयर इज अ प्रोबेबली मोर प्रोडक्ट प्रेजेंट देन आइदर, नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। देयर इज एंजाइम्स, एक मिनट, the enzyme substrate complex is probably falling from the during reaction, there is a probably more enzyme available than there is a substrate, ये बात सही नहीं है। ये देखें डी कह रहा है रिएक्शन चल रहा है उसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो रिएक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा इसका मतलब एंजाइम ज्यादा है, सबस्ट्रेट ऐड करने से रिएक्शन बढ़ रहा है, मतलब सबस्ट्रेट थोड़ा सा, एंजाइम खाली बैठे थे, एक्टिव साइट नॉन ऑक्यूपाइड थी, सबस्ट्रेट आपने बढ़ाया, एक्टिव साइड ऑक्यूपाइड और बहुत हो गई तो रिएक्शन बढ़ गया। डी होगा, एंजाइम ज्यादा है सबस्ट्रेट थोड़ा है, नहीं तो पहले से ही सेचुरेशन होती। भाई आज के लिए इतना काफी है बस।
ठीक है ना। कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ये आप सवाल सॉल्व कर देना। आखिरी सवाल ये बताएं, 31 वाला, 31 नंबर। इन एसिडिक मीडियम अमाइनो एसिड कैन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड एक्ट एज। एसिडिक मीडियम में अमाइनो एसिड के पास पॉजिटिव चार्ज हैं, कैसे एक्ट करेंगे? एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में अमाइनो एसिड बेस तौर काम करेंगे। पॉजिटिव चार्ज है, मीडियम एसिडिक है, बेस तौर काम करेंगे। मीडियम को देखें ना, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये हल करके मुझे बता देना, ठीक है ना। ओके, आज के लिए काफ़ी है सर, लेंगे क्लास। हाँ, PDF सेंड करा दो।